नमस्कार, खबर दिन भर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक एक कर चर्चा करेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे कवर्धा का, जहां दो पक्षों के बीच झंडे को लेकर विवाद हुआ। इतना जबरदस्त हंगामा हुआ कि पुलिस पर भी पथराव किया गया। इसमें एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम हरमो में झंडे को लेकर यह विवाद हुआ था। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जमकर झड़प हुई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हैं। एसपी, एडिशनल एसपी को भी चोटें आई हैं। मोरनदेव थाना क्षेत्र के हरमो गांव में कुछ समय पहले गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने गांव के पूजा स्थल में पार्टी का झंडा लगा दिया था। इस पर गांव के लोगों ने ऐतराज जाहिर किया। ग्रामीणों का कहना था कि यहां पर सिर्फ पूजा पाठ वाला झंडा ही होना चाहिए, किसी पार्टी का नहीं। इसके बाद 14 फरवरी को पूजा स्थल से पार्टी का झंडा हटाया गया और तब भी पार्टी के लोगों ने गांव वालों का विरोध किया था। आज किस स्तर पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ, इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद समाज के धर्मगुरु के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की गई और पुलिस से भी शिकायत की गई। इस दौरान भी पार्टी के लोगों ने कहा था कि यदि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। जिसके बाद आज ये घटना हुई। तो इस घटना से जुड़ी 6 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग कैमरों के जरिए कैद की गई ये तस्वीर इन घटना से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि कितने उग्र तरीके से आंदोलन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हुआ। कुछ ऐसी तस्वीरें भी जिसमें आपको पुलिसकर्मी घायल नजर आ रहे होंगे, क्योंकि सीधे पुलिस पर हमला बोला। एडिशनल एसपी बुरी तरह से चोटिल हैं। हाथों में डंडे लेकर कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। घटना के पहले का दृश्य भी आपको दिखा रहे हैं। कवर्धा के जो हरमो गांव में जो काफी विवाद हुआ था, उससे लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। मौके पे काफी समय पुलिस के जवान तैनात किए थे और माहौल को जो है शांत करने का प्रयास किया। इस वक्त हमारे साथ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लालमन सिंह पहुंचे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस वजह से विवाद शुरू हुआ और क्या पूरा मामला था। सर, ये क्या पूरा मामला था? इसमें एक ग्राम हरमो है और इस गांव में एक गांव वालों का पूजा स्थल है। लगभग इस गांव की जो 140-150 घर है, जिसमें 40-50 घर यहाँ के आदिवासी समाज के घर है। उनके द्वारा एक पूजा स्थल तैयार किया गया है। उसमें इनका पिछले 14 तारीख को इनके धार्मिक गुरु आए हुए थे। उनके द्वारा विधिवत पूजा करके धार्मिक जो झंडा है उसको लगाया गया। यहाँ एक दूसरा ग्रुप है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के, जिसपे जे लेंगो इसका जिलाध्यक्ष है। उसके द्वारा उसी जगह पर अपने पार्टीगत कोई झंडा है उसको लगाने का प्रयास किया जा रहा था और इस दौरान इसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा संख्या में, लगभग 400 की संख्या में भोरमदेव के राजानवा गांव में एक मीटिंग आयोजित की गई, सभा आयोजित की गई। उनको सभा के पूर्व में भी बुला करके इस झंडा के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों को बैठकर समझाने का प्रयास किया गया, बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु किसी भी मीटिंग पर ये उपस्थित नहीं हुआ। आज भी जब ये आयोजन किया गया था तो आज भी पुलिस और प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया कि उसका दोनों पक्ष को बैठक करके इसका कोई समाधान का रास्ता निकाला जाए, परंतु उस पर बैठक के लिए तैयार नहीं हुआ। बाद में सभा के बाद में वहाँ से हरमो के लिए लोग रवाना हुए। बीच में जो बैरिकेड लगाई गई थी पुलिस के द्वारा उसको तोड़ा गया। जब मौके पर यहाँ उपस्थित वापस गाड़ी में भर के आए तो लगभग 400-500 के आसपास संख्या रहे होंगे। जो बैरिकेड पुलिस के द्वारा लगाई गई थी उस बैरिकेड को तोड़फोड़ किया गया। बाद में जो वहाँ पुलिस बल तैनात था उनके ऊपर लाठी डंडे से और झंडे के साथ में लगाए हुए डंडे से प्रहार किया गया। दूर से पत्थर फेंक करके भी पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस थोड़ा सा पीछे खिसक गई तो ये पूरा बल पूरा बैरिकेड को तोड़ते हुए जिस जगह पर पूजा स्थल है उन जगहों पर जो महिलाएं और बच्चियां वहाँ पूजा कर रहे थे उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया है। तब पुलिस के द्वारा बचाव में इनको हल्का बल प्रयोग करके वहाँ से खदेड़ा गया। बाद फिर आक्रोशित हुए तो एक अश्रु गैस भी चलाया गया। बाद में इनको पूरा तितर बितर किया गया है। मौके पर अभी कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत में कुछ लोगों की जो मौके पर उपस्थित हैं उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। अतिरिक्त बल मौके पर लगाया गया है, शांति व्यवस्था कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जरूर है कि अगर पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक उस दौरान ये जो विवाद हुआ है झंडा के नाम से हुआ है, जबकि यहाँ जो झंडा लगा है ये प्रकृति झंडा है
और प्रकृति झंडा ये मात्र गौड़ समाज के नहीं मतलब सर्व समाज के लिए उपयोग में है। और ये जो देठाना है वहाँ सबको माथा टेकने की अनुमति है। इसी नाम को लेकर के यहाँ जो विवाद हुआ है कि यहाँ हम वो जीवन लिंगो अपना पार्टी का झंडा यहाँ फहराऊंगा करके, तो इसी के लिए हम शासन प्रशासन से निवेदन किए हैं कि यहाँ पार्टी का झंडा नहीं अपितु यहाँ प्रकृति का जो झंडा है वो झंडा लगना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर से अगली बड़ी खबर है। फर्जी जाति मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, ये मामला सामने आया था और अब फर्जी जाति मामले को लेकर ऋचा जोगी को एक बड़ी राहत मिल रही है। ऋचा जोगी को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार हो चुकी है। हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका उनकी तरफ से दायर की गई थी और मुंगेली के कोतवाली थाने में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया था। इसके बाद ऋचा के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन सिविल कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद ऋचा जोगी ने हाई कोर्ट की शरण ली थी और अब उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस मामले में ऋचा जोगी ने पहले ही राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से कोरोना की दस्तक देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं। इंदौर में 6 मरीज सामने आए हैं। भोपाल में भी 2 मरीज पाए गए हैं। कोरोना को लेकर यह जानकारी मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण और अब एक बार फिर से संकेत सामने आ रहा है कि सावधान रहने की जरूरत है, सावधानी बरतने की एक बार फिर से जरूरत है। कोविड गाइडलाइंस का पालन लगातार करते रहें। एक बार फिर से कोरोना की दस्तक मध्य प्रदेश में कोरोना के 8 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 6 इंदौर में, राजधानी भोपाल में 2 मरीज मिले हैं। संक्रमण फैले नहीं, इसके लिए जमीनी स्तर पर लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रयास कर रही है, लेकिन अपने स्तर पर आप सावधानी बरतें, यही अपील एक बार फिर से, क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। जरूरत है कि आप पहले से ही सतर्क रहें, इसलिए लगातार कोविड गाइडलाइन के पालन की भी अपील स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण सूचना है। 8 नए मामले सामने आए हैं कोरोना के। इंदौर से 6 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी भोपाल में 2 नए मरीज पाए गए हैं। तो अगर आप जमीनी स्तर पर लापरवाही बरत रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो एक बार फिर से ये खबर सुनिए। एक बार फिर से कोरोना की दस्तक मध्य प्रदेश में 8 नए मरीज फिलहाल मिले हैं। कोशिश यही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल पाया जाए, लेकिन निश्चित ही स्थिति आम लोगों के हाथों में। अगर जमीनी स्तर पर आप सावधानी बरतते हैं तो स्थिति भयावह नहीं होगी। बहुत जरूरी कि आप अपने स्तर पर भी सावधानी बरतें। इंदौर से 6 नए मरीज सामने आए हैं। इंदौर वासियों को थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। राजधानी भोपाल में भी 2 नए मरीज मिले हैं। बीते दिनों ही एक वृद्ध महिला के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आई थी। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद राहत भी कहीं ना कहीं मिल रही है। सहयोगी वासु हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी फिलहाल इन केसेस को लेकर? क्या कोई ट्रैवल हिस्ट्री, ऐसी कोई जानकारी? देखिए, लंबे समय बाद इस तरीके के कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आए हैं और चिंता की बात ये जरूर है कि आधा दर्जन जो केसेस हैं कोविड के वो इंदौर में सामने आए हैं। 2 केसेस भोपाल में सामने आए हैं। तो इस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में कुल 8 नए केस कोविड-19 के सामने आए हैं। हालांकि अब तफ्तीश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जाएगी कि इनकी ट्रेवल हिस्ट्री क्या है, किसी संक्रमित कंट्री से तो नहीं आ रहे हैं। और जैसा कि पहले ही बता दिया गया था स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि अगर कोविड के केसेस नए निकलकर सामने आते हैं तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अलग अलग देशों में कोविड के नए नए वेरिएंट्स निकलकर जो सामने आए हैं, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग का जो हमला है वो काफी ज्यादा सतर्क और अलर्ट मोड पर जरूर रहा है। तो हम लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि नॉर्मल जिस तरीके के कोविड के केसेस आए हैं जिनको आसानी से क्योर कर लिया गया है, ये भी उसी तरीके के मामले हों और कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक बात ना हो। इस सब के बीच अच्छी बात ये जरूर है कि सिर्फ भोपाल और इंदौर 2 शहरों में ही कोविड के मामले निकले। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अन्य किसी जिले में कोविड का एक भी केस नहीं है। और उम्मीद भी हम ये करते हैं कि इस तरीके के जो मामले हैं, कोविड के जो संक्रमण के मामले हैं, वो और ना फैले और दूसरे नए जिलों में ना निकले। हालांकि
थोड़ा सा अलर्ट जरूर ये जो आंकड़े आए हैं कोविड के जो नए केसेस आए हैं लंबे समय बाद, ये चेतावनी के तौर पर इन्हें जरूर एक वार्निंग अलार्म के तौर पर जरूर इन्हें लिया जाना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि धीरे धीरे कोविड के जो केसेस हैं उनके ग्राफ में बढ़ोतरी का सिलसिला बढ़ता है और फिर बहुत सारे केसेस आने लगते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका वास्तु इस जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ को 6 नए आईपीएस अफसर मिले हैं। 2022 बैच के आईपीएस को कैडर मिला है छत्तीसगढ़ में ईशू अग्रवाल और हर्षित मेहर, जिन्हें होम कैडर मिला है। राजस्थान के राहुल बंसल को भी छत्तीसगढ़ कैडर में जगह। मध्य प्रदेश के मयंक मिश्रा और यूपी के विमल कुमार पाठक भी इस लिस्ट में शामिल है। कर्नाटक के तहसीन बानो को भी छत्तीसगढ़ कैडर मिला है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 6 नए आईपीएस ऑफिसर्स मिले हैं। 2022 के बैच से हैं सभी, जिसमें ईशू अग्रवाल और हर्षित मेहर, ये 2 नाम जो कि होम कैडर में है, यानी कि छत्तीसगढ़ से हैं। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन मंत्री अमरजीत भगत ने विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की प्रति व्यक्ति आय अब 1,33,000 सालाना हो गई है, जबकि जीडीपी 8% है, जो कि देश की जीडीपी से 1% ज्यादा है। कृषि क्षेत्र में 5.9%, उद्योग क्षेत्र में 7.8%, सेवा क्षेत्र में 9.2% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रति व्यक्ति आय 1,33,000, जो कि हम आपको बता चुके हैं, पिछले साल की तुलना में 10.9% की वृद्धि हुई है। तो बीजेपी ने इस आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर भी निशाना साधा है। और इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में आयोजित संत कवि पवन दीवान श्रद्धांजलि सभा और सम्मान समारोह में शामिल हुए, वो शिरकत उन्होंने की। उन्होंने कार्यक्रम में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके सम्मान में संत कवि पवन दीवान के नाम से कविता लेखन के क्षेत्र में राज्य अलंकरण पुरस्कार देने की घोषणा की है। ये पुरस्कार आगामी राज्य अलंकरण समारोह से हर साल दिए जाएंगे। लगातार महापुरुष मन के नाम से अलंकरण समारोह करथन, बहुत अकन अलंकरण देथन, लेकिन दीवान जी के नाम से हम नहीं कर पाए रहे। अभी आदरणीय रविंद्र चौबे जी याद दिलाई सो अपन बात भाषण में कहीज भी, तो अगले समय पवन दीवान जी के नाम से कला है, साहित्य है, कविता है, लेखन है, ये क्षेत्र में जो हम काम करते ओकर नाम ओकर पुरस्कार बोल दिए जाही। इधर नवा रायपुर के तूता में आज प्रदेश भर के हजारों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, मजदूर, कर्मकार महासंघ ने अपनी अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से मांगे पूरी करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तमाम विभागों के कर्मचारी एकजुट हुए आज इस धरना स्थल पर। आपको बता दें कि इसी साल विधानसभा चुनाव भी हैं और इसी को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, तो इस तरफ अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी भी लामबंद हैं। और रायपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। अनियमित कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिल सकती है। अनियमित कर्मचारियों की मांगों पर मुहर लग सकती है, ऐसे संकेत सामने आ रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का एक बयान सामने आया। इस बार बजट में कर्मचारियों को कुछ ना कुछ मिलेगा, इस ओर संकेत कहीं ना कहीं करते हुए कि अनियमित कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी जा सकती है। कर्मचारियों के हितों का ख्याल इस बजट में रखेंगे, ऐसा मुझे लगता है। 6 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पिटारा खुलेगा, मुझे उम्मीद है कर्मचारियों को कुछ ना कुछ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। इधर नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 60 वार्ड में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। दरअसल जिन सफाई कर्मचारियों के कंधे पर सफाई का जिम्मा होता है, वे सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। नगर निगम मुख्यालय के सामने बैठकर ये लोग धरना दे रहे हैं। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन लगातार चल रहा है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि कई बार निगम प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता। हमारा नगर निगम जो एक पूरा कर्मचारी परिवार है, उसमें प्लेसमेंट, मिशन क्लीन सिटी, रेलवे, कंप्यूटर ऑपरेटर, नल घर, ये तरह तरह के विभाग में काम करते हैं। इनके जॉब की गारंटी
और जिनका भविष्य निधि राशि और ईएसआईसी चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रहा है उनको दिया जाए, और जिन कर्मचारियों का सेवा परिवर्तन किया गया है 2017 से 1 से 10, 51 से 60, उनको तत्काल बहाल किया जाए, प्रोत्साहन राशि शीघ्र भुगतान किया जाए। हमारे प्लेसमेंट कर्मचारी जिनका 1 दिन के अनुपस्थिति पर 2 दिन का वेतन काटा जाता है, उस पर तुरंत रोक लगना चाहिए। और दूसरी मांग और है कि हमारी है, जब सबसे बड़ा मिशन क्लीन सिटी के नाम से डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए जो हमारे महिला कर्मचारी हैं, उनको मानदेय के नाम पे 6,000 रुपये दिया जाता है, जबकि उनको 8 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। और दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में आज और कल पानी का संकट रहेगा। दुर्ग के 4 वार्डों में आज शाम पानी नहीं मिला और कल करीब आधे शहर को पानी का सप्लाई नहीं मिलेगा। शक्तिनगर और शंकर नगर में बने नए पानी टंकी को चालू किया जाएगा और इसके लिए कुछ पानी टंकियों में शट डाउन किया जाएगा, जिससे शहर में पानी की किल्लत होगी। नगर निगम प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी की सप्लाई करेगा। दुर्ग को लेकर ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज और कल पानी का संकट रहने वाला है। आज शाम भी लोगों को पानी की सप्लाई नहीं मिली, इसी तरह से कल भी परेशानी से जूझना होगा। और महासमुंद जिले के बागबाहरा विकास खंड के जय गुरुदेव मानस आश्रम में नाबालिग लड़की को जलती लकड़ी से दागने का मामला सामने आया था। इसे लेकर अब कार्रवाई हुई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नरेश पटेल, भूजराम साहू, राकेश दीवान पुलिस गिरफ्त में है। जय गुरुदेव मानस आश्रम के संचालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीड़िता के भाई मनीष सिन्हा ने पुलिस को बताया कि उसकी छोटी बहन 2-3 दिनों से जय गुरुदेव आश्रम में रह रही है और भोग लगाने के नाम पर सेवादारों ने मारपीट की, गाली गलौज की, जलती लकड़ी मुंह में डाल दी है। डॉक्टर्स के मुताबिक फिलहाल इस लड़की की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है, इलाज उसका लगातार जारी है। उनको मारा गया है, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल दी गई है। ये कहाँ की माना होता है? एकदम बिल्कुल गलत है। तो कैसे आपकी मौजूदगी में सारी चीज हुई, बयान दे रहे हैं? मौजूदगी में नहीं हूँ, मैं अपने साधना कक्ष में था। लोग रात को इजाजत लिए 2-3 लड़कियों का भी उपचार करने को दे, तो जाग कर देना। आश्रम में बालिका के साथ हुए मारपीट के मामले में आश्रम के संचालक की संलिप्तता पुलिस को घटना की जानकारी नहीं देने के कारण साक्ष्य छुपाने के आरोप में कल 2 तारीख को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में एक खबर है कि वो गरियाबंद की किसी महिला की मृत्यु के संबंध में, तो उस संबंध में भी जांच चल रही है। जांच में जैसा तथ्य पाया जाएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। मरीज अभी भी सीरियस है। दूसरी बात यह है कि मरीज मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है और बहुत ज्यादा मारा गया। उसके पूरे शरीर में नीले निशान हैं और वो इसके पहले चंडी हॉस्पिटल बागबाहरा में भर्ती था पिछले मारपीट के बाद से, और बहुत ज़्यादा था। फॉलिज वगैरह लगे हुए थे, तो कल उसके फॉलिज वगैरह निकाल दिए गए हैं। ओरल मेडिसिन में रखा है, लेकिन उसको ठीक होने में 4 से 5 दिन लगे कम से कम। उसके हाथों के एक्सरे किया गया है, लेकिन उसमें इस तरह की कोई बोनी इंजरी नहीं पाई। इधर कांकेर के चारामा थाना क्षेत्र में पेड़ से टकराने के बाद कार में भीषण आग लग गई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग अभी तक लापता हैं। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। बुधवार रात की घटना है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन घर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो कांकेर की ये घटना, जहां बुधवार रात को जली हुई कार मिली, लेकिन अभी तक कार सवारों का पता नहीं चल पाया। और बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्हें अहमदाबाद में स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए बीएपीएस की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त किया। 600 एकड़ में फैले इस समारोह की योजना और प्रबंधन 80,000 से ज्यादा स्वयंसेवकों द्वारा किया गया था। दुनिया भर से लाखों लोगों ने इसमें भाग लिया था। ये अपनी तरह का अनूठा आयोजन था। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान स्वामी ब्रह्म विहारी दास ने
अबू धाबी में भी आगामी BAPS हिंदू मंदिर के बारे में प्रधानमंत्री को अपडेट दिया है। स्वामी ने प्रधानमंत्री की कलाई पर नाद चढ़ी बांधी और इस दौरान पीएम मोदी ने स्वामी महाराज के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा किए। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए News 18।